कुछ तो सिम्टम्स है उसके, इज इट राइट और रॉन्ग? विथ रिलेटेड टू कोई सिस्टम है, जीआईटी ट्रैक है या कार्डियक सिस्टम है या कोई भी चीज है, उसके लिए तो अनइजीनेस है। तो ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि कोई भी इंसान रातों रात बीमार नहीं पड़ता। ओवरनाइट कोई बीमारी नहीं होती कि कल रात को सोया सुबह ट्यूमर हो गया, है कि नहीं, या उसको किडनी स्टोन हो गया या ऐसा कोई भी लिवर सिरोसिस हो गया, ऐसी कोई भी बीमारियां नहीं होती है। मेडिकल साइंस में क्या है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल बेस्ड पे होता है, बिकॉज उनका जो डायग्नोसिस होता है वो डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए होता है, और स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन में कॉज इन्वेस्टिगेशन होता है, कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है करके। तो हम एज ए डॉक्टर हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि 90 to 95% साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं, एम आई राइट? मैक्सिमम कहते हैं करके, मतलब अगर आप फिजियोथेरेपी में भी जाओगे तो वहां पे भी कुछ लोग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते पेशेंट्स को, तो वो भी कहते हैं कि नहीं थोड़ा और आप विल पावर है, आपके अंदर करेज है, थोड़ा और ट्राई कीजिए, आप अच्छे से मूवमेंट कर पाओगे। एम आई राइट और नॉट? तो ये कमांड किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? माइंड को दे रहे कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये कलर का साइंस है। आज वैसे भी होली है और होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं, इज इट राइट? और फॉर्चुनेटली इत्तेफाक से आज देखो ये सब्जेक्ट भी परफेक्ट है कलर थेरेपी करके, और उसी के आधार पे आज हम पूरे मेडिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये जो साई करुणा मिशन का एक लोगो है, ये लोगो का भी अलग अलग कलर से हमने इसको प्रेजेंट किया है ना, हीलिंग लाइट, कंपैशन, पैशन, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन। तो इसी के आधार पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज के, मतलब अलग अलग तरंगे हैं, कलर्स हैं। डू यू नो दैट? है ना? आपने अगर सपोज ओटी में काम किया है, मैंने 2.5 साल ओटी में काम किया ऑपरेशन थिएटर में, और जब हम पेशेंट को ओपन करते हैं और जब अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो ये अलग कलर का, ये तो ये अलग कलर का है, लेकिन एक कलर कॉमन होता है, वो होता है ब्लड का, रेड कलर। एम आई राइट? लेकिन आपको ये पता है कि हम उनकी समझो 1 ml या 2 ml ब्लड निकालते हैं और उसमें ही हम शुगर लेवल, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, SGOT, SGPT, ये सब चीजें, लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, सब उसी ब्लड में निकालते हैं। एम आई राइट? मतलब बाहर से कोई बता पाएगा कि इसके अंदर क्या होता है? कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता। कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, किसी का खून देख के ये भी नहीं बता पाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। बीमारी तो दूर की बात है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा मेडिकल साइंस ने दिया कि उसी ब्लड के अंदर हम कोई भी चीज का नियंत्रण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे से बताया। लेकिन जब मैं लंदन में गया आज से 17 साल पहले, जब मैंने ऑरा साइंस के ऊपर PhD करने के लिए मैंने सोचा मुझे वहां जाना है, वहां पे मैंने ऑरा माइक्रोस्कोप देखा जो आज तक मैंने इंडिया में नहीं देखा है। और उस ऑरा माइक्रोस्कोप में ऐसा था कि आपकी कोई भी ब्लड की स्लाइड होती है, उसको अगर हम उस माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो सिर्फ यूनिट्स ही नहीं पता चलेंगे, पैरामीटर ही सिर्फ पता नहीं चलेंगे, उसके अंदर कुछ क्वांटम पार्टिकल्स पता चलते हैं। और उस क्वांटम पार्टिकल को हम इंडिया में कार्मिक कहते हैं कि इसके साथ ये क्या कर्म लेके आया है। समझ में? तो साइंस सेम है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग है। वो लोग उसको क्वांटम पार्टिकल कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं करके। तो उसका आधार कैसे पता चला हमें कि शरीर बाहर से तो नॉर्मल दिखता है, आपका मेरा नॉर्मल दिखता है, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि भाई मुझे कोई बीमारी है, मुझे कभी पता नहीं चलेगा आपके अंदर बीमारी है, जैसे ब्लड में भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता चलता है इसका WBC कितना है, RBC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, लिम्फोसाइट्स कितना है, इसिनोफिलिया कितना है, पता चलता है कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन ऑरा माइक्रोस्कोप में यह पता चलता है कि उसके अंदर अगर एब्नॉर्मलिटी है तो वो किस वजह से, अगर उसका शुगर लेवल ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है, उसके अंदर अगर कोई कैंसरस सेल है तो उसका रीजन क्या है। विदाउट रीजन देयर इज नो इफेक्ट। डू यू एग्री? विदाउट रीजन देयर इज नो इफेक्ट। लेकिन वेस्टर्न साइंस ने क्या किया, उस कार्मिक रीजन को निकाल दिया, क्योंकि उनको कर्म की थियरी नहीं पता वेस्टर्न साइंस को। तो उन्होंने कहां से शुरुआत की? ऑर्गेनिज्म से,
कि इसको बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, उन्होंने उसको एक रीजन दे दिया। यू गॉट माय पॉइंट? उन्होंने लाइफस्टाइल को एक रीजन दे दिया, उन्होंने साइकोसोमेटिक को रीजन दे दिया, लेकिन कर्मा को रीजन नहीं दिया उन्होंने। मैंने जितने भी बाहर के साइंटिस्ट को मैं मिलता हूं, वो लोग कर्म की थियरी को नहीं जानते। हम लोग कौन सी थियरी को जानते हैं? पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है कि नहीं, काल सर्प दोष है, ये सारा दोष, ये कर्म का थियरी, ये कहां से आया? मुझे बताओ, कहां से आया? हाँ, वेदा से आया है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब महावीर ने उस समय कह दिया था कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस फूड में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी तो माइक्रोस्कोप नहीं था कि नहीं, कुछ नहीं था। इंट्यूटिवली उन्होंने उसको सेंस करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हो गए थे मेडिटेशन करने के बाद। तो मुझे समझ में आया कि भाई 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, बीच में इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब ऐसे कितने शास्त्रों ने ये कहा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज है जो हम खुद भी नहीं जानते। डू यू एग्री? ऐसी कितनी चीजें आपको भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये कहां से आया। पता है आपको? सब कुछ नहीं पता है। और आपके फैमिली मेंबर में भी कोई लोग जो कुछ उनका कोई बिहेवियर पैटर्न होता है, आप सोचते पता नहीं ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे, ऐसे तो हमने इसको सिखाया नहीं, ऐसे तो इसके संस्कार नहीं है, या ऐसे तो इसको अपग्रेड नहीं किया था, इसको कहां से ये सब चीजें आए? तो कुछ तो पास्ट की मेमोरी होगी कि नहीं उनकी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो क्वांटम फिजिक्स के साइंस के हिसाब से हमें यह पता चला है कि हमारे अंदर बहुत सारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, चाहे वो ब्लड ले लो, या ब्रेन का सेल ले लो, या किडनी का सेल ले लो, या लिवर का सेल ले लो, या यूट्रस का सेल ले लो, या इंटेस्टाइन का सेल, कोई भी सेल ले लो आप, उसके अंदर आपकी कुछ तो पास्ट की मेमोरीज है। आपके डीएनए के अंदर कुछ आपकी जेनेटिकल मेमोरीज है, आपके पेरेंट्स की कुछ मेमोरीज है। इसलिए हम केस टेकिंग पे पूछते कि नहीं, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, कैंसर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर, पूछते कि नहीं हम लोग केस टेकिंग में। इज इट राइट और रॉन्ग? और कुछ तो हमारी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरीज है, ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, कि बचपन में मुझे टीचर ने डांटा था, पेरेंट्स ने मुझे डांटा था, मेरे साथ बदसलूकी किया, मेरा अब्यूजिंग किया, ये कुछ तो प्रेजेंट लाइफ की भी मेमोरीज है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? आज भी कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम उसको पकड़ लेते हैं। तो वो सारी चीजें ना हमारे ऑसिपिटल रीजन में जाती है, यहां पे जहां पे इमेज कैचअप होता है, पकड़ में आ जाती है। इज इट राइट? तो जब हम किसी की ऑरा एनालिसिस करते हैं, फोटो लेते हैं, तो उसमें हम लोग नॉर्मली इनके ये पीछे के साइड का देखते हैं, ऑसिपिटल रीजन को देखते हैं कि उन्होंने कौन सी मेमोरी इसके साथ स्टोर की है। यहां पे पीछे के साइड में, यह तो भी फ्रंटल एंटीरियर साइड दिखा है, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड है यहां पे हम उसकी मेमोरी देखते हैं, और वो उसका रिफ्लेक्शन भी करता है करके। तो हमारी बॉडी जो है सिर्फ एनर्जी का एक जरिया नहीं है, उसके साथ एक मेमोरी का भी जरिया है। और वही हम ऑरा साइंस में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू कैरी विथ योरसेल्फ, व्हाट आर यू होल्डिंग विथ योरसेल्फ। कुछ तो आप होल्ड कर रहे हो कि नहीं। आपको बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, कुछ आपको पहले की कोई घटना याद आती है, आप रोना शुरू कर देते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपको एंजाइटी हो जाती है। राइट और रॉन्ग? ये सब चीजें आती कहां से? कभी आपने सोचा है ये थॉट कहां से आते हैं, ये इमोशंस कहां से आते हैं? कभी सोचा है आपने? मुझे बताओ। कभी नहीं सोचा है हमने इस बारे में, क्योंकि हमने तो क्या सोचा है कि भाई इस इंसान के ये सिम्टम्स है और इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी ये बता रहा है, तो हम दोनों को मिला के एक डायग्नोस्टिक लेवल पे पहुंच जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा कि इस डायबिटिक पेशेंट को, इस कैंसर के पेशेंट को, इसके पीछे के थॉट्स क्या हैं, इसके पीछे की इमोशंस क्या हैं, इसके पीछे इसकी मेमोरीज क्या है। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। राइट? और जब तक आप वो नहीं निकालोगे, ये रिलैप्सेस होने वाले, चाहे मलेरिया का रिलैप्सेस है, कैंसर के रिलैप्सेस है, ये पीरियडिकली साइकिल रिपीट होने वाली है। इज इट राइट और नॉट? लोगों के आप किडनी स्टोन्स निकालते हो, फिर से स्टोन बन जाता है। लोगों के पीसीओडी निकालते हो, फिर से पीसीओडी हो जाती है। लोगों के आप थायराइड के मेडिसिन देते हो, और जब थायराइड की मेडिसिन अल्ट्रॉक्सिन, नियोमर्किनजोल बंद करते हो, फिर से उनको थायराइड का इश्यू हो जाता है। एम आई राइट और नॉट? तो कभी आपने सोचा ही नहीं कि इनको ये हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों होता है, आपको ये बेनाइन ट्यूमर या कार्सिनोजेनस ट्यूमर ये क्यों हुआ, ये तो कभी आप सोचते ही नहीं हो। और जब तक आप सोचोगे नहीं,
आप मुझे बताओ, हाउ कैन यू हेल्प द पेशेंट टू गेट क्योर? नाउ देयर आर टू थियरीज, वन इज द थियरी ऑफ रिकवरी एंड सेकंड इज द थियरी ऑफ क्योर. वी आर डूइंग रिकवरी, वी आर नॉट नेवर क्योरिंग एनी पेशेंट. क्योर का मतलब होता है उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल विथ रिमूविंग द कॉज. रिकवरी का मतलब होता है बस उसको कैसे भी करके उसको खड़ा कर देना, चाहे दवाई से, सर्जरी से, कैसे भी करके उसको खड़ा कर देना. और नॉर्मली तो हम यही करते हैं. इज इट राइट और नॉट? वो बंदा कहता है मेरा 300 शुगर था, हम उसको कैसे भी डियोनिल या यूग्नेकोल कुछ भी मेडिसिन दे के उसको 120 पे लेके आते हैं. इज इट राइट और नॉट? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो डेपिन नेपिन दे के उसको कैसे भी करके उसको वो यूनिट पे लेके आते हैं. करते कि नहीं मुझे बताए आप? लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि कब तक दवाइयां खाएगा. उसको हम एस्टेलिन पंप देते हैं, उनको स्टेरॉइड्स देते हैं और कैसे भी करके बस उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं. क्योर करने की कोशिश हम कभी नहीं करते हैं. तो ये ऑरा साइंस ये कहता है कि राइट साइड का जो ऑरा होता है एक इंसान का, ये पास्ट का ऑरा होता है. ये लेफ्ट का जो ऑरा होता है ये फ्यूचर का होता है. और सेंटर पे बॉडी में जो ये ऑरा दिख रहा है ये प्रेजेंट का ऑरा होता है. तो हमको तीनों लेवल से उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है. मुझे 3 साल लगे इसको इंटरप्रेट करने में, इसको समझने में. इट्स नॉट एन ओवरनाइट बिजनेस कि मैं आपको सिखा दूं और आप समझ जाओगे. इट्स नॉट दैट वे. यू नीड टू गो थ्रू द होल साइंस अबाउट इट. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जितने भी अगर मैं आपको अलग अलग इमेजेस दिखाऊं, हर इमेज में कलर्स अलग दिख रहे हैं आपको. कलर्स अलग दिख रहे हैं कि नहीं? राइट? आप देखते हो हम होली में भी जब खेलते हैं हम कुछ भी कलर हाथ में लेते हैं और किसी के भी ऊपर मार लेते हैं. इज इट राइट? लेकिन कुछ लोग है ना एक स्पेशल कलर सिलेक्शन करते कि मैं ये कलर उठाऊं, येलो. कुछ लोग ग्रीन कलर उठाते, कुछ लोग रेड कलर उठाते. इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि उनका ऑरा जैसा होता है वो लोग उसी कलर से अट्रैक्ट होते हैं. हमारे बॉम्बे में जो स्लम एरिया में होली खेलते हैं ना, वो लोग डांबर लेते हैं, डांबर से होली खेलते हैं. निकलती नहीं है डांबर 2-2, 3-3 महीने तक. तार बोलते हैं उसको. रोड बनाते नहीं है, रास्ते बनाते ना डांबर, वो लेते हैं लोग. सोचिए, मतलब जैसा आपका मन होता है ना, माइंड होता है ना, वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसी चीजों को आप पिकअप करते हो. तो बीमारियां भी आप ऐसे ही पिकअप करते हो, इश्यूज भी ऐसे ही पिकअप करते हो. इट्स नॉट कि कोई आपको भगवान ने गिफ्ट दिया, चलो जाओ मैं आपको 2-3 बीमारियां गिफ्ट देता हूं. कोई भगवान आपको बीमारी गिफ्ट देगा क्या? कोई पेरेंट्स आपको बीमारियां देंगे क्या? कोई नहीं देगा. हमने सोच के वजह से उस बीमारी को अट्रैक्ट किया है, उसको बेनिफेस्ट किया है, उसको हमने किसी भी तरह से उसके हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में कहो या कार्डियक सिस्टम में हमने उसको पैथो लेवल तक उसको लेके गए. तो पहले हमारा फंक्शनल लेवल पे बीमारियां होती है, फिर हमारे पैथो लेवल तक बीमारी आती है. डायरेक्ट कोई पैथो लेवल पे नहीं जाएगा करके. कोई भी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर डायरेक्ट नहीं होते हैं. 30% हमारी बीमारियां पहले फंक्शनल लेवल पे होती है. इज इट राइट? आपने कितने लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है? मैक्सिमम सभी ने पढ़ी है. इज इट राइट? फर्स्ट ईयर में आपने देखा, हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हमें रेंज बताया गया था कि नहीं? हर एक में रेंज बताया गया कि नहीं? चाहे वो T3, T4, TSH का है या ब्लड प्रेशर का है या कोलेस्ट्रॉल का, हर एक का रेंज बताया. आपने कभी ये दिमाग लगाया कि इतना बड़ा रेंज क्यों दिया है? मतलब हेमोग्लोबिन बताया भाई 11 से 16 तक होना चाहिए करके. इज राइट? आपने कभी सोचा नहीं कि ब्लड प्रेशर का रेंज क्यों दिया है, शुगर का रेंज क्यों दिया है? रेंज का मतलब क्या है पता है आपको? रेंज का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन. आपकी तासी कैसी है, आपका शरीर क्या स्वीकारता है और क्या रिजेक्ट करता है, उसके हिसाब से आपकी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी या आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका इमोशंस, ये सारे वो कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एक रवैया बनता है, एक नेचर, एक कैरेक्टर बनता है आपका. उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और हम पूछते तो बहुत कुछ है पेशेंट को, लेकिन हम नतीजे पे नहीं पहुंचते कि ये एक्चुअली ये बंदे का नेचर कैसा है. ये तो होम्योपैथी वाले करते हैं. आपने देखा कि नहीं? होम्योपैथी वाले केस टेकिंग लेते कि नहीं? राइट? उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, ये बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है. उसमें 3,500 दवाइयां होती है होम्योपैथी में. और वो कॉन्स्टिट्यूशन जानने के बाद पिक्चर, उसको केस टेकिंग को क्या कहते हैं, पिक्चराइजेशन कहते हैं. वो लोग पूरा पिक्चर बनाते हैं उस बंदे का 1-1.5 घंटा केस टेकिंग लेने के बाद, और बाद में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. क्यों? क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन में इमोशंस, माइंड को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ फिजिकल को इंक्लूड नहीं करते. या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आयुर्वेदिक में वात, पित्त, कफ को इंक्लूड करते हैं, वो भी तासी जानने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए. हम मेडिकल साइंस में ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसको सपने कैसे आते हैं, उसको नींद कैसी आती है. अभी क्या लेना है?
उसको मीठा पसंद है, बीटर पसंद है, सॉर पसंद है, हमें क्या लेना देना? इज इट राइट और रॉन्ग? उसको कितना एंगर है, कितना फियर है, कितनी जेलसी है, कितनी इनसिक्योरिटी है, हमें क्या लेना देना? हमें मेडिकल साइंस में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब मैं जनरल प्रैक्टिस करता था बॉम्बे में, मैं 2 मिनट से ज्यादा पेशेंट को खड़े नहीं करता था। तीसरे मतलब सेकंड पेशेंट को बोलता था आप आके बैठ जाओ, मतलब इसको उठना ही पड़ता था, बिकॉज टाइम किसके पास है जब हम जीपी करते हैं तो। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब जब हम ऑपरेशन भी करते थे तो हम असिस्टेंट को बोलते थे भाई तुम स्टार्ट कर दो, बस हम बीच में का जो मेन काम है करके फिर हम निकल जाते थे। फिर जो असिस्टेंट रहता था वो उसको क्लोजर करता था। जब मैं आरएम होता तो मुझसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर वही करवाते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? गायनेक डॉक्टर भी वही करते हैं। मतलब सीधा टू दी पॉइंट। मेडिकल साइंस क्या है, सीधा टू दी पॉइंट पे काम करता है। उसके कोई इमोशंस, मेंटल पैटर्न को जानने की, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश ही नहीं करता। राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ, हु हैज दैट टाइम? इतना समय हमारे पास होता नहीं है। राइट और रॉन्ग? ज्यादा अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे आप चुप बैठिए, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इज इट राइट? और वो जब तक खाली नहीं होता वो ठीक नहीं होता। ये बात भी सही है। वो बीमार क्यों पड़ा पता है आपको? क्यों पड़ा? क्योंकि घर में कोई सुनने वाला नहीं, तब वो बीमार पड़ता है, तब वो हॉस्पिटल में आता है। और हॉस्पिटल में भी उसको बाहर कुछ निकालने नहीं देते, ना उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते बॉडी लेवल पे, ना उसका मेंटल इमोशनल लेवल पे कैथारसिस करते हैं। जब उसको आप खाली ही नहीं करोगे तो वो बंदा भरा पड़ा रहेगा कि नहीं? मुझे बताओ। उसके अंदर गिल्ट है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर हेट्रेड है, रिवेंज है। ये सारी बीमारियों के जड़ है। बिकॉज जो इमोशंस वो कैरी करता है ना, उसी की फ्रीक्वेंसी की, उसी की वेवलेंथ की, ये कुछ ना कुछ बीमारियां यहां पे क्रिएट करता है। ये देखिए, ये सारे अलग अलग कलर्स के, ये इसके एट्रीब्यूट्स है, ये इसके मेंटल थॉट इमोशनल पैटर्न्स है। मतलब जो लेवल का वो कलर क्रिएट करता है अपने अंदर, उसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी अंदर वो पैदा करते रहता है। और ये आप कभी जान ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब वो इमोशंस को सप्रेस करता है ना, तो उसका स्काई ब्लू कलर गायब हो जाता है उसके बॉडी से। और स्काई ब्लू कलर आपके थायराइड को मेंटेन करता है। जब उसके अंदर गिल्ट होता है ना, तो उसके अंदर ऑरेंज कलर गायब हो जाता है, तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब उसके अंदर फियर ज्यादा होता है तो रेड कलर का ब्लड होता है वो ब्राउन हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और उसके कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, उसके सारे वेसल्स वैसो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं करके। आपने देखा जब आपको डर लगता है तो आप कैसे करते हो? आपके मसल स्पाज्म में जाते कि नहीं? कंस्ट्रिक्ट होते कि नहीं? आपने कॉकरोच को देख लिया, छिपकली को देख लिया, तो कैसा होता है आपका? इज इट राइट और रॉन्ग? छोटे बच्चे को देखा है, गुस्सा होते ऐसे करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये सारी चीजें है ना, कैसे इमोशन से जुड़ी है आप सोचो। और यही हमें कभी समझाया नहीं गया कि पेशेंट के साथ बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ दवाई नहीं देनी है, उसके साथ बैठना है, उसको समझना है। और जैसे जैसे आप उसको साइकोलॉजिकली समझोगे ना, वो बंदा खुलते जाएगा। इज इट राइट? अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल साइंस में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं या साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन उस थेरेपी में भी ट्रीटमेंट केमिकल्स है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होने चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, इज राइट और रॉन्ग? इंसोमिनिया के लिए दवाई है, सब एंटी वाली है। एंटी डायबिटिक, एंटी ब्लड प्रेशर, एंटी कैंसर, सब एंटी वाले, ऑपोजिट वाले हैं। हमको ऑपोजिट थोड़ी करना है, हमको उस बीमारी से लड़ाना थोड़ी है, उस बीमारी को निकालना है। या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें क्या करना है? बीमारी को निकालना है, उसके ऑपोजिट में दुश्मन नहीं भेजने, हमें दोस्ती करवानी है उसको। इज राइट? हम इतने साल से बॉर्डर पे देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान वाला खड़े हैं, इंडिया वाले खड़े हैं, दोनों दुश्मन एंटी है, दोस्ती तो कभी हो ही नहीं रही है। लड़ी रहे ना, यूक्रेन क्या कर रहा है? लड़ी तो रहा है, कोई सलाह तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई फ्रेंडशिप तो नहीं करवा रहे किसी से। तो हमें क्या है, बॉडी के अंदर है ना 3 फिनोमिना है। आज मैं आपको बताता हूं फिजियोलॉजी हमारी क्यों बिगड़ती है। अब ध्यान से सुनना। पहला ही बिगड़ती है क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस बहुत है। सेकेंड, हमारे अंदर रिजेक्शंस बहुत है। और तीसरा, हमारे अंदर इमोशंस बहुत है। हमें चाहिए थे 5 सेंसेस के फीलिंग्स, लेकिन हमने उसको इमोशंस में कन्वर्ट कर दिया है और उसको हैवी कर दिया है। हमारे गॉड ने जो हमें ब्रेन दिया है वो 5 सेंसेशंस की वजह से दिया है। हमको हार्ट दिया है, फील करने के लिए दिया है, लेकिन हम सेंस कर नहीं पाते हैं ज्यादा, और धीरे धीरे हम इमोशनल अटैक्स में चले जाते हैं।
डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक होता है जो हम फील करते हैं, दैट इज अ गुड साइन, और एक होता है हमें बहुत इमोशंस आए, दैट इज अ बैड साइन, कि हम बहुत भावुक हो गए, बहुत अटैच्ड हो गए, बहुत अफेक्ट हो गए। इज इज राइट और रॉन्ग? तो उसी से हम लोग को प्रॉब्लम्स होते हैं। जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल के इश्यूज होते हैं, जितने हार्मोनल इश्यू होते हैं, चाहे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे एड्रेनलिन ग्लैंड्स के हो, चाहे पीनियल ग्लैंड्स के हो, ये सारे इमोशनल बेस्ड इश्यूज है, थॉट बेस्ड इश्यूज है। कैलिफोर्निया की साइकोलॉजी ने खुद इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि 60,000 थॉट्स रोज आते हैं और 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब 90% नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं 24 घंटे के अंदर। तो वो जाएंगे कहाँ पे? कोई भी एक थॉट 3 बार कंसिस्टेंटली आता है, वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी इमोशंस 3 बार आता है तो कंसिस्टेंटली आने के बाद वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए तो हम 1-2 बार सिगरेट दारू पीते हैं, या कोई भी एक चीज को हम एक बार टेस्ट करते हैं और फिर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर एडिक्टेड हो जाते हैं। इज इट राइट और नॉट? मतलब पहले तो कॉन्शियसली हमें भी पता है, ये सिगरेट पे ये फोटो भी लिखा है, कैंसर का दिखाया गया है, हमें उसके केमिकल कंपोजिशन भी पता है, निकोटिन क्या क्या है इसके अंदर, लेकिन हम जब इमोशनली उसे अटैच्ड हो जाते हैं ना, हम उसको गिव अप नहीं कर पाते। एम आई राइट और नॉट? तो आपको क्या लगता है, रिवर्स थियरी में जानी पड़ेगी कि नहीं उसके अंदर, है कि नहीं? डी एडिक्शन करवाना पड़ेगा कि नहीं? उसको कैथारसिस करवाना पड़ेगा कि नहीं? उसको डिटॉक्स करवाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जब हम करवाएंगे तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हमें बेसिकली इन कलर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करना है और कुछ भी नहीं करनी है। हमने साइंस में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में सुना था कि नहीं? तो आपको ये भी शायद जानना जरूरी है कि हमारे थॉट्स भी होते हैं, वो बीटा फ्रीक्वेंसी, अल्फा फ्रीक्वेंसी, थीटा और डेल्टा लेवल के थॉट्स होते हैं। तो जब हमारी बीटा लेवल की फ्रीक्वेंसी चलती है, स्ट्रेस वाली चलती है, टेंशन वाली चलती है, स्ट्रेन वाली चलती है, तो हम बीमार पड़ते हैं। और जब अल्फा फ्रीक्वेंसी से हम रिलैक्सली रहते हैं ना, हमारे सारे हार्मोनल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चलते हैं, हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम बहुत अच्छे से चलते हैं। इज इट राइट? थीटा लेवल की फ्रीक्वेंसी से हम कोई भी चीज का रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। शुगर लेवल को रिप्रोग्रामिंग, कोलेस्ट्रॉल को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैंसर को हम रिप्रोग्रामिंग करके उसको निकाल सकते हैं थीटा लेवल पे। और डेल्टा लेवल पे हम कोई भी चीज को परमानेंटली जेनेटिकली डीएनए लेवल से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये साइंस हमको कभी मेडिसिन ने नहीं समझाया। मुझे बताओ, समझाया कहीं? आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े मुझे बताओ? एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, फार्मेसी पढ़ी, एफएमटी पढ़ी है, आपने पीएसएम पढ़ा है, इज इट राइट? कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा लिखा गया कि पेशेंट का कैथारसिस करना जरूरी है, पेशेंट का डिटॉक्स करना जरूरी है? मुझे बताओ। पेशेंट का मेंटल पैटर्न जानना जरूरी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है, ये हमें कभी नहीं बताया। इज इट राइट? तो ये जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एक्चुअली क्या करते हो, उसके अंदर की पूरी एक क्या कहते हैं, उसके अंदर के सारी फिजियोलॉजी चेंज करते हो। आप दवाई देके ना सिर्फ पैथोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके फिजियोलॉजी को नॉर्मल नहीं लेके आ रहे। या डिफरेंस समझ में आ रही कि नहीं? तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे इस दुनिया में जिन्होंने फोटॉन्स की थ्योरी को समझा। हमने नॉर्मली कौन सी थ्योरी को समझा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये थ्योरी को समझा था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की थ्योरी को समझा था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने फोटॉन्स की थ्योरी को समझा था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर लाइट जाती है तो डार्कनेस गायब हो जाता है। मतलब अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस आ गया तो सैडनेस चले जाता है, सॉरो चले जाता है, डिप्रेशन चले जाता है। इज इट राइट और नॉट? तो वी नीड ओनली 2 थिंग्स इन द लाइफ। फर्स्ट, वी नीड अ लाइट, वी नीड द लव। ये 2 ही थियरी है जिससे हम अपने अंदर कोई भी बड़ा प्रमाण में बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। इज इट राइट? आप मुझे बताओ, मेडिकल साइंस में कहां हम लाइट देते हैं और कहां हम लव देते हैं? डू वी गिव देम? टेल मी हॉनेस्टली। हम लाइट देते हैं पेशेंट्स को? नहीं देते, हम मेडिसिन देते हैं, राइट? हम क्या देते हैं मैं आपको बताता हूं। हम टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं। इज इट राइट? दैट इज इक्विवेलेंट टू द अर्थ एलिमेंट, केमिकल बेस पे। हम सेकेंड इंजेक्शंस देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू वाटर एलिमेंट। हम उनको इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फायर एलिमेंट। हम उनको ऑक्सीजन देते हैं, सप्लीमेंट करते कि नहीं? अभी कोविड में दिया कि नहीं आपने? जिनका भी सैचुरेशन लेवल डाउन हुआ तो क्या दिया आपने? एयर एलिमेंट दिया कि नहीं?
आपने कभी उनको ईथर एलिमेंट दिया ही नहीं, जो टॉप लेवल का एलिमेंट एक इंसान को जरूरत है। मेडिकल साइंस में ईथर एलिमेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और यहीं पे इंसान बीमार पड़ता है और यहीं पे इंसान मर जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट ईथर एलिमेंट। हम ऋषिकेश में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ईथर एलिमेंट बहुत जबरदस्त है। यहाँ हिमालय, पहाड़, ये खुले आसमान बहुत जबरदस्त है। अब समझ में आ रहा है? नाउ यू अंडरस्टैंड द साइंस। हर पेशेंट को ईथर एलिमेंट की जरूरत है, और वो ईथर एलिमेंट है लव एंड लाइट। ईथर एलिमेंट इज द ब्लेसिंग, हीलिंग, प्रेयर। यू गॉट माई पॉइंट? हम डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई दवा हम करेंगे, दुआ आप करो। डू यू से और नो? तो ये क्या है? प्रेयर क्या है? दुआ क्या है? ये ईथर एलिमेंट है। तो जब तक ये एलिमेंट जो ऊपर के 3 चक्रों को मॉनिटर करता है, ईथर एलिमेंट, उसको आप प्रोवाइड नहीं करोगे, पेशेंट कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं होने वाला। मैं आपको चैलेंज करता हूं। हमने 6,500 पेशेंट्स का पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थियरी की है, उसको पिछले जन्म में लेके गए साइकोथेरेपी के थ्रू, और वो बंदे पिछले जन्म में भी कोई ना कोई बीमारी लेके मरा था, और अभी भी बीमारी लेके ही वो परेशान होता है, क्योंकि उसकी यहां से बीमारी निकली नहीं है। वो डायबिटीज से मर जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज से बॉर्न होता है, अस्थमा से मर जाता है, और न्यू बॉर्न बेबी अस्थमा से बॉर्न होता है। समझ में आ रहे कि नहीं? कैंसर से मर गया तो छोटे बच्चे को कैंसर हो जाता है। मतलब ये क्वांटम थियरी है कि जहां से आप एंड करते हो ना, वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो ये थियरी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे बताओ। We are not against the medical science, we are not against the medicine, but we want to tell you we need to integrate both the science, the spiritual and medical science. Is it right or wrong? दवा बहुत अच्छी है, इंसान को तुरंत खड़ी कर देती है। ऑपरेशन, सर्जरी बहुत अच्छी है कि इंसान को तुरंत खड़े कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंगली उसको कहीं ना कहीं प्रेयर की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, योगा की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, और तब जाके वो परमानेंटली ठीक होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? उसको प्यार की जरूरत है, सिंपैथी की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है। जब तक वही आप नहीं दे पाओगे, फायदा क्या है मुझे बताओ। और आपको पता है वो बीमार क्यों पड़ा? एक पेशेंट बीमार क्यों पड़ता है आपको पता है? जब उसको ना फील होना खत्म हो जाता है, पॉजिटिव फीलिंग का कम हो जाती है, किनेस्थेटिक जिसको बोलते हैं ना हम लोग। इसे राइट कर रहे हैं, टच थेरेपी बोलते कि नहीं, समझ में कि नहीं? जब हम किसी को ध्यान नहीं देते ना, निग्लेक्ट करते हैं, तो उसको कैसा लगता है? कोई आपको निग्लेक्ट करेगा, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? यही बीमारी का कारण है। हमारी बीमारी ना स्किन से आती है, चमड़ी से आती है। जब हम किसी को निग्लेक्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे ये स्किन से अंदर 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 डीप लेवल पे, ब्लड पे, बोन्स में, मसल्स में ये बीमारियां जाती है, और फिर वो बस्ट आउट होती है, ऐसा ही करके। लेकिन जब उसको बहुत हम प्यार देते हैं, जैसे छोटे बच्चे को हम कितना प्यार देते हैं, तो कैसा ग्लो करता है, कितना शाइन करता है, कितना स्माइल करता है। इज इट राइट? और जब हम उस बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं ना, तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है, अटेंशन सीकर हो जाता है। और आजकल सब अटेंशन सीकर हो गए कि नहीं, मुझे बताओ। हम कितनी सेल्फी लेते हैं, कितनी सेल्फी लेते हैं, कितने हम लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे लाइक्स देखते हैं कि कितने लाइक मिले, कितने लोग ने क्या कमेंट किया, क्योंकि फील खत्म हो गया, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है किसी को। इज इट राइट और नॉट? So please give attention to the patient, give attention to your own body. अपने आप को समय दीजिए, कुछ योगा कीजिए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, अपने आप से समय ज्यादा स्पेंड कीजिए। जितना आप अपने आप से समय स्पेंड करेंगे ना, आप हेल्दी रहोगे। मैं जब भी खाली बैठता हूँ, आज मैं एयरपोर्ट पे था, 2 घंटे एयरपोर्ट पे था, मैं अपने साथ बैठा था। फ्लाइट में था तो मैं अपने साथ बैठा था। न तो हम नॉर्मली खाली बैठना पसंद नहीं करते, मोबाइल लेके ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, इसके स्टेटस में जाएंगे, उसके स्टेटस में जाएंगे, है कि नहीं? बिकॉज खाली बैठना नहीं आता। किसी ना किसी को चैट करेंगे, किसी ना किसी से फोन पे गपशप करेंगे, बिकॉज खाली बैठना नहीं आता। बट रियली आई विल टेल यू कि जिस दिन आप अपने साथ बैठना शुरू करोगे ना, आपकी सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। और जब आप पेशेंट के साथ बैठना शुरू करोगे, पेशेंट की बीमारियां गायब हो जाएगी। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपने उसको लाइट दिया, आपने अपने ऑरा, पॉजिटिव ऑरा से उसके नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव कर दिया। वो डिजीज ऑरा लेके बैठा है, डिजीज एनर्जी लेके बैठा है, नेगेटिव ऑरा लेके बैठा है, और आप पॉजिटिव ऑरा लेके बैठे हो, तो वो ठीक होगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब ये सारा खेल इस अटेंशन का है कि जितनी भी अटेंशन आप दोगे, चाहे अपने आप को अटेंशन दोगे या पेशेंट को अटेंशन दोगे, वो बंदा ठीक होना ही होना है। ये चीज ध्यान में रखना है। हम लोग देहरादून की जेल में 7-8 बार जा चुके हैं,
वहां जितने भी 1000-1200 कैदियां हैं, पेशेंट्स ये है, प्रिजनर्स है, उनके साथ हम 2-2 घंटे बैठते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं और ऐसा टॉक देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। चलो किसी ने तो हमसे बात किया, किसी ने तो हमको समझाया कि भाई हमारे से गलती क्यों हुई। हमने कहा भाई आपने गलती नहीं करी है, आपकी माइंड ने करी, आपके कर्मा ने करी है। अब आप उसको फॉरगिव करो, गिल्ट मत करो और धीरे धीरे आप पॉजिटिव होना शुरू करो। फिर हम उनको कुछ एक्टिविटी सिखाते हैं, है ना, और फिर जब वो करते हैं तो धीरे धीरे जेलर उन्हें छोड़ देते हैं। कितने हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया, कितनी बार देहरादून, हरिद्वार, गोवा, बॉम्बे, कितने जेलों में हम जा चुके हैं। मैं यूएस में जहां भी अब्रॉड में जाता हूँ, वहां सीनियर सिटीजन के पास जाता हूँ। उनके जो सेकेंड इनिंग हाउस होते हैं ना, वृद्धाश्रम होते हैं, वहां पे भी हम लोग ये टॉक देते हैं, वहां पे भी लोगों को समझाते हैं। हम मसूरी कितनी बार गए, वहां पे लाइब्रेरी है सीनियर सिटीजन की। वहां पे जब हम लोगों को समझाते भाई इट्स टाइम फॉर यू टू गिव अटेंशन टू योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली मेंबर, तो सही में वो ठीक हो जाते हैं। निग्लेक्शन एक सबसे बड़ा रोग है और कोई बड़ा रोग नहीं इस दुनिया में। सो डोंट निग्लेक्ट एनीवन। जिससे भी आप प्यार करते हो अनकंडीशनली करो, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे प्यार करे। इज इट राइट? और अपनी बॉडी से भी इतना प्यार करो, चाहे थोड़ी देर 15 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, चाहे कपालभाति कर लो, चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे कोई गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर लो, नमाज पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ तो अपने साथ रहने का कोई एक्सरसाइज करो। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं 3 से 4 घंटे रोज अपने साथ रहता हूं पिछले 27 साल से। कितना भी बिजी रहने दो, क्योंकि मुझे साइंस समझ में आ गया 98 के बाद कि अपने साथ रहना बहुत जरूरी है। इसे हम बॉडी टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी टॉक कहते हैं। स्पीक टू योर बॉडी। कभी भी कहीं पेन होता है ना, उसको पूछो क्या हो गया आज, तू क्यों इतना दुख में है, क्यों दर्द है तुझे, तो धीरे धीरे वो आपसे बात करेगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, सारे इमोशंस को वो रिलीज करेगा। इसकी एक थेरेपी भी है, EFT करके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एक थेरेपी है। इसकी एक दूसरी भी थ्योरी है, होपोनोपो, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप नेट पे जाओ, बहुत सारी थियरियां हैं इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे जब ऋषिकेश आते हैं, रिट्रीट करते हैं 5-5 दिन की, और वहां पे ये सारी टेक्निक सिखाते हैं हम लोगों को। हम लोगों के ऑरा करते हैं और दिखाते हैं कि भाई आपके अंदर कहाँ पे नेगेटिविटी है और उसके लिए कौन सी थेरेपी का इस्तेमाल करना है आपको एक्टिव मेडिटेशन करनी है, पैसिव मेडिटेशन करनी है, आपको हठ योगा करना है, क्लासिकल योगा करना है, आपको हीलिंग, प्राणी हीलिंग करनी है कि रेकी की हीलिंग करनी है, आपको कौन सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, वूम्ब रिग्रेशन करना है, क्या करना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब हम लोगों को गाइड करते हैं ना 1 to 1 5 डेज हमारे साथ वो लोग रहते हैं। हमारा परसों से कैंप शुरू हो रहा है, तो किसी को भी इंटरेस्ट है आप जाके सिर्फ देख सकते हो कि भाई कैसे हम गाइड करते हैं। आप आधा घंटा 1 घंटे का यहाँ जब ब्रेक होगा ना, आप वहां पे आके रिट्रीट में देखना कि कैसे होता है करके। तो फ्यूचर में आप भी अपने पेशेंट को ना इसी तरह से ट्रीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज क्या होता है ना कि डॉक्टर्स को ट्रीट करके 5-10 मिनट में भाग जाते हैं, फिर वो कभी वार्ड बॉय के ऊपर डिपेंड होता है, कभी वो आया बाई होती है उस पर डिपेंड होते हैं। पेशेंट बेचारे सोचते हैं यार मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, कोई रहता ही नहीं। घर वालों ने निग्लेक्ट किया, या हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े बिल बना रहे हैं लेकिन वो भी निग्लेक्ट करते, कोई टाइम ही नहीं दे रहा है किसी को। और जब तक टाइम ही नहीं दोगे वो ठीक कैसे होगा, मुझे बताओ। इज इट राइट और रॉन्ग? टेल मी ऑनेस्टली। तो गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। आज जितने भी दूर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं उनके साथ ज्यादा चैट करो, उनके साथ ज्यादा फोन पे बातें करो। फ्रेंड्स को आप टाइम देते हो और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पेरेंट्स वहां डिप्रेशन में और कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। फायदा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। आपके पेरेंट्स ने इतना कुछ सेक्रीफाइस करके आपको यहां तक भेजा, राइट, और आप उन्हें ही निग्लेक्ट कर दो, तो फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी तो फायदा नहीं हो रहा है। कल हम पेरेंट्स बनेंगे, हमें बच्चे निग्लेक्ट करेंगे, हमें कैसा लगेगा? आप सोचो। इज इट राइट और रॉन्ग? सो ये निग्लेक्शन, रेजिस्टेंस और रिजेक्शन, ये 3 बड़ा कॉज ऑफ डिजीज एंड सफरिंग है। प्लीज इसे निकाल दीजिए। आई होप आज आप ये साइंस को समझ गए। आप YouTube पे जब जाओगे, डॉक्टर उदेशा टाइप करोगे या साई करुणा मिशन टाइप करोगे, हजारों ऐसे रिसर्च टॉक्स मिलेंगे और आप उसके गो थ्रू करो, आपको बहुत मजा आएगा। इज इट राइट? जितना रिसर्च हमारी पूरी टीम ने किया है, 1200 से ज्यादा लोगों ने हमारे सिस्टम में रिसर्च किया गया है, उनके सारे टॉक्स अवेलेबल है। तो प्लीज गो थ्रू दैट, बिकॉज आप मेडिकल फील्ड के हो। ऐसा नहीं कि कल आप बीमार नहीं पड़ने वाले, कल आप भी बीमार हो जाओगे। कुदरत किसी को नहीं छोड़ता है, मुझे बताओ,
मेरे जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको मैं हमेशा देखता था, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड क्रॉनिक अल्कोहलिक। तो मैं हमेशा उनके केबिन में जब मेडिकल प्रैक्टिस उनके साथ करता था, मैं बोलता था सर आप क्यों इतना सब लेते हो? बोलते हैं बेटा मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसा है करके। ही वॉज अ बंगाली पर्सन, और वो बोलते हैं हमारे में तो पहले से ही हम ये सब खाते पीते हैं करके। और जब मैंने कॉलेज छोड़ा, बहुत साल के बाद जब उन्हें मिलने गया, तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो जब मैंने बोला सर क्या मिला आपको? बोलते क्या करूं मैं? तब मैं समझ नहीं पाया कि ये होने वाला है करके। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो खुद इतने पेशेंट, हजारों पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं। लेकिन हम अपने लिए निग्लेक्ट करते हैं, हमारे अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को हम चेंज नहीं करते। दुनिया को चेंज करने के लिए हम क्लिनिक ओपन करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन खुद को भी तो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट? जितना बदलाव अपने अंदर आप ला सकते हो ना, उतना ही बदलाव आप पेशेंटों के अंदर ला सकते हो। जो चेंजेस आप अपने अंदर नहीं ला सकते, आपके बिहेवियर पैटर्न में, नेचर में, कैरेक्टर में, आप पेशेंट के अंदर भी चेंजेस कभी नहीं ला सकते। दैट इज 101% श्योर। इज इट राइट और रॉन्ग? सो आई होप आज का टॉक आपको समझ में आया कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑरा का साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें साल में एक दिन कलर से होली नहीं खेलनी है, उन कलरों के साथ अपनी हीलिंग भी करनी है, अपनी फिटनेस क्रिएट करनी है, अपनी हेल्दी कंडीशंस को मेंटेन करना है। अच्छे अच्छे अलग अलग सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, ऑफ सीजनल मत खाओ। जो भी प्रिजर्वेटिव है, जो भी केमिकल बेस्ड वाली चीजें हैं, ये मत खाओ। जो भी अब मिल रहा है वो खाओ। कुदरत को पता है इस वक्त कौन से फ्रूट्स को भेजना है, तो वो जो भेज रहा है उसी को खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं मुझे ये फ्रूट पसंद नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी डीप फ्रीजर से निकालो और पुराने कहीं से फ्रूट्स को या केमिकल वाले, पेस्टिसाइड वाले फ्रूट्स खाओ। ऐसे मत करो आप। जितना हो सके रॉ खाना शुरू करो, कच्चा खाना शुरू करो। जितना हो सके वेजिटेरियन रहो। नॉन वेजिटेरियन में एनिमल इमोशंस, मेमोरीज, ट्रॉमास की मेमोरीज होती है, और वो आपके अंदर भी ब्लड केमिस्ट्रीज को इम्बैलेंस करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कर्मा की थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे साइंस की थ्योरी बता रहा हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? आप खुद सोचो ना, एनिमल का इमोशंस लो लेवल का होता है ह्यूमन से, क्या हाई लेवल का होता है? लो लेवल का होता है। उसके अंदर कितने मतलब ट्रॉमास होते हैं, किसने उसको पकड़ा, मारा, काटा, पकाया, जलाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कट किया, राइट? तो वो जब हम अंदर खाते हैं, उनके प्रोटीन्स अंदर लेते हैं, तो सोचो कितने ट्रॉमास हम उसके अंदर लेते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ट्राई करो ज्यादा वेजिटेरियन रहने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ टोटली आप नॉन वेज छोड़ दो, लेकिन ट्राई करो उसको बैलेंस करने के लिए। इज इट राइट? और ट्राई करो मेडिटेशन करने के लिए, ताकि जैसा मन वैसा अन्न कहते हैं ना, और जैसा अन्न वैसा मन, इट्स टू एंड फ्रो। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा ना, आप प्रिजर्वेटिव फूड नहीं खाओगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स नहीं लोगे। आप जब फ्रेश रहोगे ना, तो आपको और भी मजा आएगा नेचर के साथ घूमने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। इज इट राइट और नॉट? दिस इज द बेसिक थियरी, दैट्स अ वेरी सिंपल थियरी, लेकिन ये साइंस ने प्रूव किया है करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट, थ्रू द ऑरा साइंस। ऐसे मैं कह रहा हूं। तो प्लीज इस साइंस को समझिए और अपनी लाइफ को बेटर 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 बनाइए। और जो भी पेशेंट आता है उसके साथ 2 मिनट उसके बेड पे बैठिए। वो 10 दिन के बाद जो डिस्चार्ज होने वाला होगा ना, तीसरे दिन में डिस्चार्ज होकर घर पे जाएगा, क्योंकि 7 दिन आपने उसके माइनस किए जस्ट 10 मिनट उसके साथ बैठ के। एम आई राइट और नॉट? हमको पेशेंट को प्रिजनर नहीं बनाना है, कैदी नहीं बनाना है दवाइयों के, हमको उसको फ्री करना है। इतना माइंड में लेके चलना। इज इट राइट और नॉट? हमको प्रिजनर बनाना है क्या? मुझे बताओ। हमेशा के लिए उसको कैदी बनाना है कि नहीं, जिंदगी भर अब यही दवाई खाते जाओ, इसी ट्रॉमा के साथ चलो, इसी सर्जरी के स्कार के साथ चलो। ऐसा नहीं करना है हमें उसको मुक्त करना है, फ्री करना है। वो आपको भगवान मान रहा है, तो भगवान कभी अधूरा काम नहीं करते, उसको अच्छा बना के भेजते हैं करके। इतना वो लोग फेथ रख के आपके पास आ गए। इज इट राइट और नॉट? मैंने मेडिकल प्रैक्टिस इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे लगा आई वॉज अनफेथफुल टू माई पेशेंट। मैं बहुत इनजस्टिस कर रहा था। मैंने 95 से 98 बहुत मेडिकल प्रैक्टिस की, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, मैंने बहुत कुछ काम किया। मैंने बहुत सारी डिलीवरीज की, मैंने मतलब वाडिया हॉस्पिटल में मैंने गायनेकोलॉजी का किया, पीडियाट्रिशियन का, बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे लगा इनजस्टिस है, इसलिए फिर मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के मैं स्पिरिचुअल रिसर्च में आया, ताकि आप जैसे लोगों को मैं थोड़ा गाइड कर पाऊँ कि आप मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन विथ कंपैशनेट टू द पेशेंट, टुवर्ड्स द पेशेंट। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।
आपने बहुत अच्छे से शांति से सुना, और सॉरी इतने हमने लेट तक आज आपको होल्ड करके रखा, लेकिन इट्स रियली वर्थ टू लिसन टू टुडेज टॉक। कुछ तो आई ओपनिंग हुई कि नहीं? 100% गुड, बिकॉज ये समय को जो आपने स्पेंड हमारे साथ किया, आपने अगर इसको अप्रिशिएट किया तो आप इसको फॉलो करोगे। और अगर आपने सोचा नहीं आज तो कुछ मजा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट किया। I to really enjoy time with you, but you should also enjoy such things. Okay? Thank you very much. God bless you.